की होगी फैक्ट्री होगी, उसके साथ साबुन की फैक्ट्री होगी। बेशक आप साबुन भी डाल लिया करें हंडिया में, एक ही फार्मूला है। जूट से 2 नंबर तरीके से। असल जो घी है वो 4 तरह के हैं। अगर देसी घी नहीं अवेलेबल, सरसों का तेल यूज करें, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, गरी का तेल, ये यूज करें। इसके लिए बेहतरीन तेल है। और इसके पीछे जो है ये सारे के सारे देसी घी के अंदर वो सल्फर मौजूद है, अगर आप उसको कहें ना आबे हयात, कोई बंदा देसी घी खाने वाला मोटा नहीं हो सकता। ये जितने भी मोटे हैं, पहले कभी आप अपने जरा दादी दादियों को देखें, तू मोटा दिखा दे मुझे। मोटे तो हमें मोटा बंदा कैसे होता है? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की ग़िज़ाएं खाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की ग़िज़ाएं हैं, ये प्रोटीन की ग़िज़ाएं हैं, ये फैट है। और जितने भी शुगर के मरीज हैं, आपके लबलबे को जब भी ग्लूकोज को कम करने की जरूरत पड़ती है, जब आप ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपके लबलबे को इंसुलिन पैदा करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ ये फैट ग्रुप की ग़िज़ाएं खाएं, उस वक्त लबलबे को इंसुलिन पैदा करने की जरूरत है। इस ग़िज़ा को इंसुलिन की जरूरत है, ये बगैर इंसुलिन के हजम होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी ग़िज़ाएं हैं, ये आप बंद कर दें। इसको 80% जरूरत है इंसुलिन की। कितनी? अगर ये प्रोटीन की ग़िज़ाएं खाती हैं, इनको 40% की जरूरत है। इनको 40% की जरूरत है और इनको सिर्फ 10% की जरूरत है। मुझे बताएं, अगर किसी मरीज की आपने फॉरएवर शुगर ठीक करनी है, उसको इन ग़िज़ाओं को बंद कर देना, आप फैट ग्रुप पे आ जाए। वही लबलबा जो बेचारा शुगर से दिन रात काम कर रहा है, अगर कोई रोड टूट जाए, उसकी रिपेयरिंग करनी हो, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बंद कर देना चाहिए ना, फिर उसकी मरम्मत होती है। आप उस बेचारे को बंद करें ना, उसकी ये ग़िज़ाएं उसको काम करना कम हो जाए, आप इस ग्रुप की ग़िज़ाएं बंद कर देंगे, लबलबे को वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो दोबारा रिपेयर हो जाता है, वो नए सिरे से मरम्मत हो जाता है। तो आप ऊपर से जनाब 3 टाइम जो रोटी खाते हैं गंदम वाली, एक गंदम की रोटी में 4 ग्राम यानी कि 4 स्पून शुगर के हैं। चावल आप 3 टाइम खा रहे हैं, उसके अंदर एक प्लेट में 3 स्पून शुगर के हैं। आलू आप चिप्स छोड़ते नहीं हैं, तमाम ये जूसेस पीते हैं, इनके अंदर शुगर ही शुगर है। तो ऊपर से ग्लाइकोफेज या डैंडल या इंसुलिन लगाने का क्या मकसद है? रोज के 20 चमचे शुगर के खुराक में खा रहे हैं, ऊपर से 20 पॉइंट भी लगा रहे हैं। तो ये कहां की अकल न दी? वो ग़िज़ाएं टोटल बंद कर दें जिनके अंदर शुगर पैदा होती है, जिनके लिए लबलबे को काम करना पड़ता है। वो किसके लिए काम करता है? इस ग्रुप के लिए। आप ये ग़िज़ाएं बंद कर दें। हम सिर्फ पेशेंट का इलाज, जब भी मैं किसी मरीज को दवा देता हूँ, उसके ऊपर मैं बकायदा अलग ग़िज़ाएं की, ये कार्बोहाइड्रेट्स की हैं, ये प्रोटीन्स की हैं, फैट्स की। यकीन माने बगैर किसी दवा के मरीज 50-70% ठीक हो जाता है, अगर वो अपनी ग़िज़ाओं को ठीक है। ना कोई कोरोना का मरीज रह सकता है, ना किसी का कैंसर, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके जिस्म के हर टिश्यूज के अंदर ये खूबी रखी है कि वो दोबारा पैदा हो जाता है। किसी को कट लगता है, जख्म हो जाता है, गोश्त उड़ जाता है, मुझे बताएं उस हड्डी पे दोबारा गोश्त कहां से आता है? बताएं ना इस बात को, कहां से पैदा होता है? अगर जख्म के ऊपर गोश्त दोबारा आ सकता है, तो क्या आपका लबलबा अगर एक मरतबा डिस्टर्ब है, तो क्या मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा रिपेयर हो जाए? वो हो जाता है 100%। ये लेटेस्ट रिसर्च जो है, उसने पहले ही इन्होंने आज तक ये 50-60 साल लोगों को इन्होंने डरा के मारा है कि लबलबा खराब हो गया है, अब ये दोबारा नहीं ठीक होना। यकीन माने ये फ्राडिस्तान का जो माफिया था, इसने दुनिया से इतना पैसा कमाया है। हर बंदा जो शुगर का मरीज है, असूली तौर पर शुगर होती है, असूल होता है कि फास्टिंग चेक करें बिफोर स्लीपिंग और बटा 2। अगर 250 तक भी शुगर हो, इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप 150 तक पहुंचे, आपको कहते हैं डायनल खाओ। यहां तक सिर्फ आप ग़िज़ा को ठीक करें। भाई अगर 250 तक शुगर हो गई है ना खून में, आप छोड़ देना ये ग़िज़ाएं, लाइफस्टाइल चेंज कर ले, ग़िज़ा तब्दील कर ले, एक्सरसाइज करें, किसी गोली की जरूरत नहीं। लेकिन
आपको पागलों की तरह मरीज में हमारे दीवाने हैं ना, बस गोली के पीछे लगे हुए हैं। ये आप देख लें कि 50% और 25% आप कितने पे हैं? मेडिसिन भी उन्होंने इस तरह की बनाई कि रिलीफ भी फील होता है। और जितनी भी आपकी मेडिसिन है, चले भाई ने थोड़ी सी बात करते हैं, जितनी भी आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, अगर मैं आज आपको बता दूं ना वो क्या है, जितनी भी पेन किलर मेडिसिन है ना, डिक्लोरान, डेक्लोफेनिक सोडियम, ब्रूफन, ठीक है, पॉन्स्टान, इनके अंदर पता क्या होता है? इसको पता है? ये जितनी भी पेन किलर मेडिसिन है इनके अंदर होता है मॉर्फिन। क्या होता है? ये मॉर्फिन कहते हैं फीन को। फीन का पता है आपको? कभी आपने सड़कों पे जहाज देखे हैं लेटे हुए, वो ये खाते हैं। आपकी जितनी भी पेन किलर मेडिसिन जितनी भी तेज होगी उसके अंदर उतनी मॉर्फिन जाता है। मॉर्फिन, ओपियम, कोकीनरबेश, दतूरा, फीम, चरस, ये सारी पेन किलर मेडिसिन के अंदर मौजूद है। आप वो नशा खा लेते हैं, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स वक्ती तौर पर सुन्न हो जाता है, आप कहते हैं मेरी दर्द ठीक हो गई। दर्द वहां पर ही है। एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन ये वो नशे हैं, आप कहते हैं मैं गोली नहीं खाती थी, मेरा जिस्म टूटता है प्या, टूटे क्यों ना, नशे नशा ही बनता है, उधर टूटना चाहिए। ठीक है, यानी ये हालात हैं। हम समझते हैं कि हम गोली खा कर डिस्प्लिन बड़ा मार्क हो गया जी माशाल्लाह। अब थोड़ी सी टाइम ग्लाइकोफेज क्या है, मसलन आपके जिस्म के अंदर लबलबे का काम है नेचुरली काम करना। मैं इसकी मिसाल दें, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये आपका लबलबा है, ये ब्लैक रंग तक, ये आप है 5 से 6%। जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो आपके खून में ना ग्लूकोज बढ़ जाता है, मिठास बढ़ जाती है। लबलबे की ड्यूटी है कि जो ही खून में मिठास बढ़े, ये इंसुलिन बढ़ाना शुरू कर देता है। ये इंसुलिन 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ा के जितनी भी मिठास खून में होती है उसको इन टिश्यूज में, जो मैंने 2 दायरे बनाए हुए थे, उन टिश्यू में धकेलने के बाद वापस आ जाए। कहाँ पर? रेस्ट फॉर्म में। फिर आप जब खाना खाते हैं फिर काम करता है। जब आपको किसी ने बता दिया 250 शुगर है, तो आपने डैनल ग्लाइकोफेज या इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। वो क्या करती है, गोली इस लबलबे को जबरदस्ती कहती है जाके इंसुलिन पैदा करो। अब ये बेचारा, इसको भी नशा लगाया, ये क्या करता है, जो ही आप डैनल गोली खाते हैं, ग्लाइकोफेज खाते हैं, ये जबरदस्ती इंसुलिन निकालता है बाहर पूरे जिस्म के अंदर। जो ही आप इंसुलिन गोली, पहले शुगर की दी थी 250, 300, ग्लाइकोफेज घी या डैनल आपने गोली खा ली, उसके बाद शुगर टेस्ट की 100 बड़े रास, माशाल्लाह जी मेरी शुगर 80-100 पे रहती है। किसके जरिए? डैनल गोली के जरिए। अब डैनल क्या काम कर रही है? डैनल नशा है आपके लबलबे का, वो आपको जनाब, अब आपका लबलबा आदी हो गया उस डैनल का। पहले 1 गोली, फिर 2-2 गोलियां, फिर 6-6 गोलियां, फिर 10 पॉइंट इंसुलिन के, फिर 20 पॉइंट इंसुलिन के, फिर 40 पॉइंट। उतनी देर में 5 साल गुजर जाते हैं। आप बड़े राजी हैं जी माशाल्लाह जी, मैं तो ये दवाई खा लेता हूँ मीठा, मैं शादी पे भी जाके ना 3-4 प्लेटें चावलों की खा गया हूँ, आती मैंने इंजेक्शन लगा लिया। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो लबलबा जब आप 5 साल उसको नशे में ले जाते हैं, उसके बाद उसकी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत दिन ब दिन आपकी कम हो रही है। एंड पे जब आप उसको दवाई, एंड पे वो बेचारा काम करना जब थक जाता है, गोली भी असर छोड़ जाती है, अब वो जनाब बिल्कुल आपकी शुगर इंसुलिन पैदा करनी बंद कर देती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? 5 सालों के बाद वो शुगर का मरीज एक बहुत बड़े हादसे में मुब्तला होता है। या उसको ब्रेन हैमरेज हो गए, फालज हो जाता है, या उसकी किडनी फेल हो जाते हैं, या उसका हार्ट फेल हो जाता है। आप समझते हैं कि पहले मजीदी शुगर दा सी, बेचारे ने बड़ी ही दवाइयां दी ने, हुण की कर सकते हैं, बड़ी मर्ज लग गई। ये नहीं पता वो जी 5 साल जहर खाता जे, उस जहर ने थोड़ी अगली मर्ज कन्वर्ट की। अगर उससे ही मरीज को आप गजा के रुख से ठीक करते, यकीन माने 100% हर मर्ज का इलाज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने इस कायनात के अंदर जितने भी अमराज भेजे हैं, हर मर्ज की 70 से ज्यादा दुआएं हमने पहले भेजी थी आपको। तो जिसने ये मशीन बनाई है उसकी बात आप सुनते नहीं हैं। वो पागल, तो इंसानी जिस्म को किसने बनाया है? अमेरिका का डॉक्टर हो, बर्तानिया का डॉक्टर हो, जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर हो, ये इंसानी जिस्म को आम है क्या? किसी ने इंसानी जिस्म को, ये गैस ही है ना हमारा, हम 10% कर लें या 20% कर लें, ये इंसानी जिस्म बड़ा गहरा है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा आज का मेरा मैसेज ये था
کہ اگر انسان کے جسم کے اندر جب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ لا آف بیسک ٹیشوز کے تحت، یہ میرا جو علاج ہے دنیا کا علاج، ایلوپیتھی کا علاج، تمام دنیا یہاں پر علاج کر رہی ہے. جب آپ کے مرض کی تشخیص لوگ کرتے ہیں وہ سسٹم میں دیکھتے ہیں. میں الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے ہم سسٹم پہ ڈائگنوز نہیں کرتے، ہم آرگن پہ بھی نہیں کرتے، ہم ٹیشوز پہ کرتے ہیں. اور اس دنیا کے سسٹم سے جو ہمارا طریقہ علاج ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال آگے ہے. آج کے 100 سال بعد دنیا یہاں پر پہنچے گی جہاں پر میں آج کام کر رہا ہوں. یہ میرے رب کا کرم ہے. اس وجہ سے ہے کہ یہ مجھے قرآن کی سائنس سے ملا ہے. میری ایم فل کے اندر میں بائی پروفیشن پروفیسر ہوں. گورنمنٹ کالج چراولی کے اندر میری پوسٹنگ ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. اور میں پاکستان کا پہلا ڈاکٹر ہوں جس نے آلٹرنیٹو میڈیسن پہ ریسرچ کی ہے. پھر ایک پیتھی نہیں پڑھی تھی، ایلوپیتھی کو پڑھا، ہومیوپیتھی کو پڑھا، ہربل کو پڑھا، نیوٹریشن کو پڑھا، آیورویدک کو پڑھا. پھر اوپر میں نے قرآن کی بڑی سائنس رکھ لی. مفتی کو میں نے ساتھ پڑھایا ہوتا تھا کہ آپ دیکھو سب سے بڑی سائنس کیا کہتی ہے، ان میں سے کون سی پیتھی اس کے عین مطابق ہے. جو اس کے عین مطابق ہوتی اس کو ہم نے ٹیک کیا. تو سب سے غلط ہماری یہ ماڈرن ایلوپیتھک سائنس نکلی ہے. یہ بالکل نیچر سے دور ہے. اسی وجہ سے آپ مجھے بتائیں، کرونا سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، جتنے بھی امراض ہیں کوئی مجھے مریض بتائیں جس بیچارے کو شوگر ہو گئی ہے زندگی بھر اس کی جان چھوٹی، جس کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اس کی زندگی بھر جان چھوٹی. یہ ماشاءاللہ ادھر دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بڑے بڑے سیریس کیس ہائی بلڈ پریشر والے مریض اللہ کے فضل و کرم سے فار ایور ٹھیک ہوئے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے، مرض بھی یہ ہے ایک مریض کو آپ دوائی تو دے رہے ہیں صحیح، لیکن آپ کو غذا کا ہی نہیں پتا. وہ مریض اس کے جسم میں یہ مرض پڑا ہوا ہے، دعا فار ایگزامپل آگے والے گروپ کی دے بھی رہے ہیں، لیکن وہ مریض یہ غذائیں کھا رہا ہے. تو کیا مجھے بتائیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس میں اس کو ٹھیک ہونے دیتا ہے. اس لیے غذا کا سب سے بڑا مدخل ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، لمبی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس غذاؤں کا علم ہونا چاہیے. اور یہ غذا کا علم جو ہے یہی سب سے بڑا علم ہے. دنیا کے اندر اس وقت جو لیٹسٹ 2020 کی ریسرچ ہے وہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں اگر مریضوں کا علاج کرنا ہے تو ان کو ڈائٹ پلان. ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے 5 سالوں کے اندر وہ نیوٹریشن کا علم نہیں پڑتا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھائی کون سی غذا کھانی چاہیے. اصولی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ فارمولا ہے، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایک ڈی فارمیسی بیٹھنا چاہیے. کیا بیٹھنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ بیٹھنا چاہیے، یعنی غذا کا ماہر. کون؟ یہ 3 ڈاکٹر اکٹھے بیٹھنے چاہیے، کیونکہ اس بندے نے صرف اس کو اپنی جو آپ گولی کھاتے ہیں نا ڈسپرین، ایسپرین، پیناڈال، اس بندے کو تو اس کا بھی نہیں فارمولا آتا. غذا تو بڑی دور کی بات ہے، پورے اپنے 5 سالوں میں یہ ایک صفحہ بھی غذا کا نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مجھے بتائیں کہیں آپ بتائیں کہ یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے کیوں؟ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ صاحب کا اگر مریض کی 1000 کی فیس ہے، اگر یہ 1000 لیں تو اگر 3 اکٹھے بیٹھے تو کتنی آتی ہے؟ تو اس کا دماغ خراب ہے، یہ 7 دوسروں کو بٹھائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے بدقسمتی. ہاں اگر اس نے 1000 لینے ہیں تو یہ 15 سال اسٹڈی کرے. کتنے؟ 5 سال ایم بی بی ایس کرے، 5 سال ڈی فارمیسی پڑھے اور 5 سال نیوٹریشن پڑھے، پھر سیٹ پہ بیٹھے، پھر یہ 1000 کا حقدار. اگر یہ ایک ہی فیلڈ لے کے باقی کو اس نے ساتھ ہی رکھا ہوا تو پھر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ راز کھول کے بتائے ہیں جن کا عام پبلک تک، عام عوام تک نہ آپ کو گولیوں کا پتہ ہے نہ آپ کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جہاں پر ہم لوگ گمراہ ہوئے گئے. ایک ہی فارمولا ہے، شیشوں کے کمرے میں بیٹھ کے بس مریض آ جائے اس کو بولنے نہیں دینا، آج اس کو ڈانٹ کے چپ کرا دینا، اس کو جھڑک دینا ہے تاکہ وہ بیچارہ اپنی بات بھی نہ کر پائے. اب مریض بیچارہ ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف کی غرض جو بھی ڈاکٹر صاحب نے آرڈر کرنا اس نے اس کو ماننا ہے. اگر غلط علاج کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے دیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. پر پھر بھی اینڈ کے اوپر
अगर कोई आपके दिल में कोई ऐसी बात है, कोई सवाल है, कोई आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे सवाल कीजिए। थैंक यू। कोई सवाल आपके दिल में कोई बात है मेडिकल के बारे से मुझसे शेयर करें जी। इसको बुखार है, हाँ जी, उसमें क्या, उसको क्या करना चाहिए, किसकी वजह से हुआ है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। बुखार, कुछ काम ऐसे होते हैं, बुखार क्यों होता है? इन तीनों ग्रुपों में बुखार हो सकता है। एक लफ्ज होता है बुखार, एक है दर्द। ये दोनों हैं, मैंने क्या लफ्ज दिया? ये अग्री करते हैं मेरी बात के साथ। आप तो कहेंगे बुखार तो तकलीफ वाली बात है, डॉक्टर साहब आपने अल्लाह की रहमत लिख दी है। ये बुखार या दर्द क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक ये आपकी बॉडी की ये वेन है, ठीक है, ये वेन के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो आपके उस वेन के अंदर एक नीडल चुभी हुई है। क्या है? सुई आप कह लें या नीडल कह लें। इस सुई की वजह से आपके जिस्म में सूजन है, आपके जिस्म में दर्द हो सकती है, आपके जिस्म में बुखार हो सकता है। ये नीडल क्या है? सबब मरज। ये क्या है? ये क्या है? अलामतें। मुझे बताएं, इस काम में अगर फर्ज करें उसको दर्द है तो हम उसको दवाई दे देते हैं, डिक्लोरान, डेक्लोफेनिक सोडियम, जो मर्जी दे दें। ये नीडल ना निकालें, इसकी दर्द ठीक हो जाएगी। क्यों? जब आपके पेट में कहीं दर्द होती है, अगर वहां पर सुई वो तो नजर ही नहीं, वो कैसे निकालेंगे? बुखार, कोई भी अलामत, बुखार और दर्द या सूजन, ये आपके जिस्म के अंदर अलामतें हैं। आपने इन अलामतों से पहले सबब मर्ज को तलाश करना है। अब काज ऑफ डिजीज क्या है? जब आप उसके सबब को ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बुखार ठीक हो जाएगा। इस बंदे को भी बुखार रहता है, मिसाल देने लगा हूं, इसको बुखार कौन सा रहता है? ये कहता है मेरी टांगे दुखती हैं, मेरी टांगों में दर्द रहती है, पाँव में डर सा बड़ी दर्द है, बीपी डाउन रहता है, ऐसा रहता है जैसे मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे ठंडा बुखार है। ये क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं ये भी बुखार, लेकिन कहते हैं ठंडा बुखार है। आप इस ठंडे बुखार का इलाज क्या? उसमें कैल्शियम पैदा करें, ऑटोमेटिकली बुखार ठीक हो जाता है। दूसरा मरीज जिसके पेट में दर्द हो, जहां पर आप तेजी आ जाती है, सूजन आ जाती है, उस सूजन से भी बुखार हो जाता है। असूली इलाज है उसकी सूजन को दूर करें, बुखार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है, बुखार बुनियादी तौर पर आपके जिस्म के अंदर जब आपका ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो किसी भी जगह पर कोई बलगमी मादा, कोई क्लाट रुक जाए, खून को रुकावट डाल दे, तो कानून फितरत उसकी तरफ ब्लड का फ्लो तेज कर देती है। ब्लड का फ्लो, जब ब्लड का फ्लो तेज होता है तो वहां पर हरारत पैदा हो जाती है। वहां पर क्या पैदा हो जाती है? जब आपका जिस्म गर्म होता है तो असूल क्या है कि आप उसकी मावनत करें, इसको गर्म पानी दें, इसको अदरक का कहवा दें। तो आप क्या करते हैं? डिस्प्रिन की गोली, पैनाडॉल की गोली। वो पैनाडॉल की गोली क्या है? बुखार पैदा करती है। उसने जो प्रेशर बना रहा था ना इस क्लाट को खोलने के लिए, तो आपने डिस्प्रिन की गोली से क्या कर दिया? उसके प्रेशर को डाउन कर दिया। वक्ती तौर पर आपने समझा कि मेरा बाहर उधर क्या है, लेकिन ये जो क्लाट आपके खून में बना हुआ है ये अपनी मजबूती से निपटने शुरू कर। पहले ये क्लाट बना, फिर ये रसोली बनी, फिर ये गिल्टी बनेगी, उसके बाद फिर इसे कैंसर बना। आप बड़े राजी हो गए, आपने डिस्प्रिन की गोली से ठीक कर दिया। बाहर जब भी चढ़े, बाहर गर्मी नहीं होता, बाहर कार्बन है। तीन चीजें हैं, ये कार्बनिक एसिड है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? कार्बन। ये कार्बनिक एसिड है। आप कार्बन को ऑक्सीजन में लेके जाओ, यानी आप कोई भी हरारत वाली चीज खा रहे हैं, बाहर के अंदर बेहतरीन फार्मूला है। जब भी बाहर चढ़े अदरक का कहवा उसमें नमक डाल के पीने, विद इन 2 और 3 मिनट के अंदर आपका बाहर कर दे। आम सिंपल अदरक का कहवा, नेचुरल एंटीबायोटिक। यानी आपने असल सबब को देखना है। कमाल ये है
ये कौन सा तरीका है कि ये जो अलामतें हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये जो अलामतें होती हैं ना, अलामतें, ये अलामतें जो हैं ये किसी मर्ज की जबान है, मर्ज की। तो आप जबान जब बंद कर देते हैं तो फिर मर्ज ने तो फिर बढ़नी बढ़ना है। सिर दर्द हुई तो पैनाडॉल, पेट में दर्द हुई तो हाइयोसिन या बस्कोपान, कहीं गुर्दे में दर्द हुई तो डिक्लोरान। ये कौन सा फार्मूला है? आप उस सबब को ठीक करेंगे। हमारा जितना भी इलाज है वो सबबे मर्ज पे है, सिम्टम पे नहीं। इस वक्त जितने भी तरीका इलाज हैं वो सारे के सारे अलामतों पे इलाज करते हैं। क्यों? वो सिस्टम के अंदर इलाज करते हैं। जब हम टिश्यूज पे पहुंच जाते हैं तो ये सबब है, इनमें से एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बीमार होता है। जब आप उसको ठीक कर देते हैं, सर से लेकर पांव तक सारी की सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बात की समझ आई है? और किसी को कोई सवाल आपके दिल में हो, ये हसरत नहीं रहनी चाहिए। चलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ। हाँ जी पूछिए। सर बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी खुराक करनी चाहिए? क्या? जो पोटेशियम का रिलीज होगा उसके लिए कौन सी खुराक देते हैं? पोटेशियम पोटेशियम का पेशेंट है, मकसद है बढ़ जाए। हाँ जी। अगर पोटेशियम तेज हो चुका हो उसके लिए देखें, पोटेशियम की जो ग्रुप की ग़िज़ाएं हैं इस कायनात के अंदर, मैंने आपको बड़ा सा, मैंने आपको कैलोरीज पे तो लेके नहीं गया, कैलोरीज वाला तो आप याद ही नहीं कर सकते। वो तो पीएचडी जो न्यूट्रिशनिस्ट है, ये जो मैं आपसे न्यूट्रिशन शेयर कर रहा हूँ, मेरी टीचर थी डॉक्टर हाजरा, एमफिल के अंदर मेरी पीएचडी की टीचर थी। अल्लाह ने मुझे जब से ये थ्योरी दी ना, वो मेरी डॉक्टर जो थी, मेरी टीचर, मुझसे भाग जाती थी। कहती है तुम्हारी फिलॉसफी मेरी अकल से बाला तारा, मुझे नहीं समझ आता। यानी कैलोरीज क्या है कि आप 100 ग्राम सेब लें, 100 ग्राम आप गाजर लें, दोनों में 48 कैलोरीज हैं। कितनी कैलोरीज कहते हैं हरारे को, भाई इतनी ताकत है। आप मुझे बताएं, एक बंदा है उसको हम कहते हैं जिसने कैलोरीज ले, वो कहते हैं जो सी मर्जी ग़िज़ा से कैलोरीज ले लें। मैंने कहा जी ये पागलों की साइंस है। मुझे बताएं, एक बंदे की गुर्दे में पथरी है, ऊपर से आप कहते हैं उसको सेब दें या अंडा, यानी सेब देते हैं, सेब में कैल्शियम है ज्यादा और गाजर में पोटेशियम है। मैंने कहा जी एक चीज के अंदर कौन, वो कहते जो उनसे मर्जी खा लें। मैंने कहा जी नहीं, अगर तो गुर्दे में पथरी है यूरिक एसिड की, तो उस मरीज को मैं कहूंगा जी आप गाजर लें, हालांकि दोनों की कैलोरी सेम है, ठीक है। बहरहाल अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ हो तो आपने सिंपल कैल्शियम ग्रुप पे आ जाना। कैल्शियम के लिए आसान जबान क्या है कि जो चीज का जायका तुरश और कड़वा है वो कैल्शियम दे रहे, फीका और मीठा छोड़ दे, तुरश और कड़वे पे आ जाए, सिंपल, ठीक है। यानी ये बेहतरीन है। इसके लिए आप, हर बंदा जो है मोटापे को कम करने के लिए नींबू पानी पीता है। जब आप गर्मी वाले मरीज जो जिसम फैला हुआ है उसको नींबू पानी देंगे, इसका नुकसान क्या होता है? मुझे एक और मिसाल याद आ गई है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी, हम कहते हैं कि लगता है आज गर्मी बढ़ी है, लगता है बारिश होने वाली है, ऐसी होता है ना। गर्मी के बाद क्या आती है? तरी। जब तरी पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है, उसके बाद अल्लाह क्या चला देता है? ताकि वो पानी बुखारात बन के हो जाए। लेकिन बाज़ का गर्मी के बाद जब बारिश, और बारिश के बाद हवा ना चले, फिर गर्मी लग जाए, सूरज चमक जाए, तो क्या होता है? कहते हैं तार लग गया, लोग बीमार हो जाते हैं। जब आपके जिस्म के अंदर ये ब्लड, आपका खून कैसे चलता है? दिल से खून जाता है जिगर की तरफ। जिगर के दो फंक्शन हैं, गुदूदे जाज़बा और गुदूदे नाकला। इनके अंदर खून जो है वो ग़िज़ा जो भी अपने सोडियम और साल्ट उस खून से सक कर लेता है, क्योंकि इसकी ग़िज़ा है सोडियम और साल्ट। उसके बाद खून आगे ब्रेन की तरफ चला जाता है। अब उस ब्रेन जो है वो अपने पोटेशियम उससे सक कर लेता है। उसके बाद खून फिर दिल की तरफ चला जाता है। ये खून का एक सर्किट है। जब आप, ड्यूटी हमारी क्या है एज ए डॉक्टर, हमने देखना है कि जब चीज ये तेज हो गई है, जो स्लो डाउन हो जाती है, ये आर्गन अगर ये 80% पे चला गया है, ये 10% पे आ गया, तो इसका मतलब है ये खींचने कमजोर हो गया है। इलाज किस चीज पे किया जाता है? एक बंदे को भूख लगी हो और सर दर्द शुरू हो जाए, उसको रोटी खानी चाहिए कि डिस्प्लिन की गोली? अब ये बेचारा 20% पे कमजोर है। अब हम सिर्फ इसको कुछ नहीं कहना जो तेज है, जो भूख से मार रहे हैं टिश्यूज, उनको आपने सपोर्ट करनी है। जब ये मजबूत हो जाएंगे, बैलेंस ऑटोमेटिकली। इसके लिए
पेन किलर भी यही है, खून पैदा भी इसी से होना है, एंटीबायोटिक भी यही है। यानी इसके लिए कोई अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपने ग्रुप तब्दील कर दिया तो यही उसका खून भी पैदा हो जाएगा, उसकी दर्द भी बंद हो जाएगी, उसका कैंसर भी खत्म हो जाएगा, उसका ट्यूमर भी खत्म हो जाएगा, उसकी पथरी भी डिजॉल्व हो जाएगी, जो मर्जी हो, सिर्फ आपने ग्रुप को चेंज करना। ये है कायनात का कानून, ये है कानून फितरत। आप अल्लाह की साइंस को देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो कुछ उफक में रखा है वही हमने इंसान के नफ्स में रखा है। कुरान उफक क्या कहता है? अल्लाह की साइंस को देखिए। जब आप अल्लाह की साइंस के ऐन मुताबिक अपनी मेडिकल साइंस को डाल देंगे तो यकीन माने हर मसले का हल होगा। पोटाशियम बढ़ा है तो कैल्शियम पे लें, अगर बंदा सुख सड़ गया है तीला नमा, उसको आप सोडियम पे लीजिए। एलोपैथी गलती कहाँ करती है? उसके पास ये दो ही हैं, वो कहती है ये पोटाशियम बढ़ जाए तो कैल्शियम पे ले आओ, कैल्शियम बढ़ जाए तो वापस इधर वो आती नहीं है ना ही इनके उनके पास मेडिसिन। इसी वजह से वो बेचारे उनके पास एक आपको समझ आ गया कि उनको दवाइयाँ को नहीं पता, ये दूसरे में शायद। आज के हवाले से जी इतनी काफ़ी, मैंने कोशिश की आपको कुछ समझाने की, उम्मीद है। जी बिल्कुल। पेट के अंदर जो पानी होता है, घुटनों के नीचे जो पानी होता है, वो कौन सी हिस्से में आता है उनका इलाज के? जब भी पानी बढ़ता है पेट के अंदर पानी रुकता है, बुनियादी तौर पर गुर्दों के अंदर सुकेड़ होता है, गुर्दे और जिगर सुकड़ जाते हैं। तो मुझे बताएं जो हरारत वाली चीज है, जब ये सुकड़ेगी तो किसके साथ सुकड़ेगी? इनमें पानी आएगा कि या एसिड आएगा? इसका मतलब है उसके जिस्म के अंदर एसिड मरीज में बढ़ा हुआ है। आप उस मरीज को सोडियम पे ले आएंगे, वही गुर्दे जिनका काम था नरम रहते तो वो सक्रीट करते, जिस तरह पेशाब बंद हो जाता है, सेम उसी तरह अगर उसकी बॉडी में सोडियम पैदा कर दिया जाए, ऐसी गजाओं पे लेके आ जाया जाए, तो ऑटोमेटिकली उसके गुर्दों के अंदर वो पानी फिर ही रोकता है। पानी तब रुकता है कि जब आपके आगे ये बंद आ गया है, यानी ये जो खून यहाँ पर उसने प्रेशर डाल दिया, आगे खींच के गुर्दे उसको खींच नहीं रहे, तो प्रेशर जो है वो इधर बढ़ना शुरू हो गया।